हेलो, मैं हेमलता कुंपावत, असिस्टेंट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। जैसा कि कल हमने पढ़ा था कि यदि दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य कोई भी डिस्प्यूट उत्पन्न हो जाते हैं या कोई मतभेद पैदा हो जाते हैं तो उनका समाधान वो अपनी पारस्परिक सहमति के द्वारा कर सकते हैं। लेकिन बहुत बार ये जो मतभेद हैं वो इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि उनका समाधान पारस्परिक बातचीत के द्वारा संभव नहीं हो पाता है। तो हमने देखा था कि 3 प्रकार से उन मतभेदों का निपटारा किया जा सकता है, जैसे राजनयिक प्रक्रियाएं, न्यायिक प्रक्रियाएं और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के माध्यम से विवादों का समाधान किया जा सकता है। बात करते हैं हम राजनयिक प्रक्रियाओं की। सबसे पहला है राजनयिक प्रक्रियाओं के अंतर्गत वार्ता, नेगोशिएशन। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि राज्यों में यदि मतभेद हो जाए तो उन्हें पारस्परिक वार्ता के द्वारा उन मतभेदों का समाधान करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि यूएनओ के चार्टर 6 के अनुच्छेद 33 के सब क्लॉज 1 में कहा गया है कि संबंधित राज्यों को चाहिए कि किसी भी ऐसे विवाद के बारे में जिसमें विश्व शांति और सुरक्षा को खतरा उत्पन्न होता हो तो उसके लिए वार्ता, मध्यस्थता, न्यायिक तथा प्रादेशिक संस्थाओं की मध्यस्थता का सहारा लेकर समाधान करने की कोशिश करनी चाहिए। इसके अलावा अनेक बहुपक्षीय और द्विपक्षीय जो संधियां की जाती हैं उसमें वो अपना यह मत व्यक्त कर सकते हैं कि विवाद की स्थिति में अन्य कोई कार्यवाही करने से पूर्व समस्त शांतिपूर्ण तरीकों का इस्तेमाल करेंगे, जैसे इंटर अमेरिकन ट्रीटी फॉर रेसिप्रोकल असिस्टेंस, रियो डी जेनेरो 1947, यूएनओ की ट्रीटी सीरीज 77, ब्रुसेल्स ट्रीटीज 1948, यूएनओ की ट्रीटी सीरीज 51, उत्तरी अटलांटिक संधि 1949, यूएनओ की ट्रीटी सीरीज 243। तो इस प्रकार से इतने सारे जो इनके केस में कहा गया है कि वार्ता करने के लिए सहमत होने का अर्थ यह नहीं होता है कि वार्ता द्वारा निर्णय पर ही पहुंचा जाए। वार्ता विवादों के समाधान का एक सामान्य तरीका है। अन्य किसी भी तरीके का इस्तेमाल करने की प्रक्रिया में सबसे पहले वार्ता ही आती है। दूसरी बात करते हैं हम मध्यस्थता की। तो मध्यस्थता के बारे में हम कह सकते हैं कि जो फर्स्ट हेग सम्मेलन हुआ था 1899 में, तो उसमें बहुत सारी व्यवस्थाएं की गई थी और जिन्हें बाद में जब द्वितीय हेग सम्मेलन 1907 में हुआ था तो उसमें भी मध्यस्थता को सम्मिलित किया गया था। इन अभिसमय में कहा गया है कि यदि गंभीर मतभेद और विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाए तो सैनिक कार्रवाई करने से पूर्व मध्यस्थता का सहारा लिया जाना चाहिए। आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में यह भी कहा गया है कि अभिसमय के हस्ताक्षरकर्ता राज्यों को सदस्य राज्यों के बीच डिस्प्यूट की स्थिति में स्वयं को मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत करने का भी अधिकार होगा। इसी प्रकार से 1956 की पेरिस संधि में कहा गया था कि यदि संधि के हस्ताक्षरकर्ता राज्यों में किसी भी मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो उसे मध्यस्थता के द्वारा दूर किया जाना चाहिए। यूएनओ के चार्टर के अनुच्छेद 33 के सब क्लॉज 1 में भी इसकी व्यवस्था है। सुरक्षा परिषद और महासभा दोनों ही मध्यस्थता के लिए अधिकार प्राप्त संस्थाएं हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि मध्यस्थता के द्वारा भी जब वार्ता विफल हो जाती है तो राज्यों के मध्य उत्पन्न विवादों का निपटारा किया जा सकता है। नेक्स्ट है इंक्वायरी, जांच की प्रक्रिया का जन्म भी हेग के फर्स्ट सम्मेलन में हुआ था। डोगर बेग घटना के संदर्भ में सबसे पहले जांच के तरीके का इस्तेमाल किया गया था। इसकी सफलता से प्रभावित होकर 1913 एंड 14 में अमेरिका के करीब 48 राज्यों के साथ द्विपक्षीय संधियों की, जिन्हें ब्रियान संधि कहा जाता है, इन सभी संधियों में विवादों के समाधान के लिए जांच का तरीका अपनाने पर जोर दिया गया था। यूएनओ के चार्टर के अनुच्छेद 33 सब क्लॉज 1 में जांच के तरीकों को शांतिपूर्ण तरीकों में से एक माना गया है।
जो अनुच्छेद है 10 और 14 और 36, इनके अंतर्गत यूएनओ महासभा और सुरक्षा परिषद को इस तरीके का प्रयोग करने का अधिकार प्रदान करती है। इस तरीके का मुख्य आधार जो फैक्ट्स है, तथ्य हैं, उनकी खोजबीन करना और उन्हें सिस्टमेटिक ढंग से और बिना किसी पार्शियलिटी के प्रस्तुत करना होता है। जाहिर है कि सही तथ्यों के सामने आने पर स्वतः ही स्पष्ट हो जाएगा कि अपराधी राज्य कौन सा है या विवाद में कौन से पक्ष का सही है और कौन सा पक्ष गलत है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉन्सिलेशन या संराधन की। यह भी विवादों के समाधान का एक महत्वपूर्ण तरीका है। इसमें तीसरा पक्ष विवाद के समाधान के लिए अपनी ओर से कुछ सुझाव पेश करता है। विवादग्रस्त राज्यों के लिए यह आवश्यक नहीं कि वे उन सुझावों को स्वीकार ही करें। मध्यस्थता और कॉन्सिलेशन में प्रमुख अंतर यह है कि मध्यस्थता करने वाला अपनी ओर से कोई सुझाव पेश नहीं करता, वह केवल एक पक्ष की बात दूसरे पक्ष तक पहुंचाता है और दोनों पक्षों के बीच बातचीत के लिए एक एटमॉस्फेयर तैयार करता है। जबकि जो कॉन्सिलेशन है, संराधन है, उसमें तीसरा पक्ष समस्या का अध्ययन करने के पश्चात तथ्यों का विश्लेषण करने के बाद दोनों पक्षों के समक्ष विवाद को समाप्त करने का निश्चित सुझाव पेश करता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि 1921 के बाद से करीब करीब सभी द्विपक्षीय और बहुपक्षीय संधियों में संराधन या कॉन्सिलेशन को विवादों के समाधान के संदर्भ में स्वीकार किया गया है। राज्य इस तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं चूँकि स्वयं में कोई एक इकाई नहीं है बल्कि अनेक राज्यों से मिलकर बनी है, इसलिए वे इस तरीके का इस्तेमाल नहीं कर सकती है। संराधन के तरीके का महत्व निरंतर बढ़ता ही जा रहा है। बात करते हैं हम न्यायिक प्रक्रियाओं की, जुडिशियल प्रोसेस की। इसके अंतर्गत हम पंच निर्णय और अंतर्राष्ट्रीय अदालतों द्वारा निर्णयों को देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम पंच निर्णय की। तो इसका इतिहास काफ़ी पुराना है। आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय पंच निर्णय का इतिहास 1794 में अमेरिका और ब्रिटेन के बीच जो ट्रीटी ऑफ एमिटी से शुरू हुई थी। इसे जे संधि भी कहा जाता है। जे संधि का अनुकरण करते हुए 19th जो सेंचुरी थी उसमें अनेक संधियाँ की गई और उनके अनुसार विवादों के समाधान में पंच निर्णय के तरीके का इस्तेमाल किया गया। ब्रिटेन और अमेरिका के बीच द बहरिंग सी फॉर आर्बिट्रेशन, ब्रिटिश गुयाना एंड वेनेजुएला बाउंड्री आर्बिट्रेशन, अलबामा पंच निर्णय एवं नो लीला विवाद उल्लेखनीय थे और इन सभी विवादों के समाधान में पंच निर्णय को सफलता प्राप्त हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ और राष्ट्र संघ के अंतर्गत भी पंच निर्णय द्वारा विवादों के समाधान की व्यवस्थाएं दी गई थी। विवाद को पंच निर्णय के लिए प्रस्तुत करने के लिए विवादग्रस्त पक्षों की स्पष्ट स्वीकृति आवश्यक है। ये स्वीकृति किसी विशेष समझौते के माध्यम से या संधि के माध्यम से ही दी जा सकती है। राज्यों के बीच जो द्विपक्षीय और बहुपक्षीय संधियां होती हैं उसमें हस्ताक्षरकर्ता पक्ष ये स्पष्ट करते हैं कि वे मतभेद की स्थिति में पंच निर्णय से विवाद का समाधान करना स्वीकार करेंगे एवं पंच निर्णय के फैसले को वो मानेंगे। ब्रिटेन और फ्रांस के बीच 1903 में अंतर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए एक अभिसमय प्रस्तुत एवं स्वीकृत किया गया। इस अभिसमय को आधार मानकर अनेक राज्यों में भी परस्पर पंच निर्णय संधियां की गई। पंच निर्णय अदालत का क्षेत्राधिकार पंच निर्णय संधि द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। इसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों द्वारा भी विवादों का समाधान किया जाता है। प्रथम हेग जो सम्मेलन था उसमें पहली बार अंतर्राष्ट्रीय अदालत की स्थापना की दिशा में प्रयास किया गया। 1899 में के हेग सम्मेलन के आर्टिकल 20 में हस्ताक्षरकर्ता राज्यों ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना के बारे में सहमति दी और सेकंड जो हेग सम्मेलन हुआ था उसके अनुच्छेद 41 में भी इसकी पुष्टि की गई। इस 1920 में राष्ट्र संघ की स्थापना के बाद स्थायी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना की गई थी।
इस न्यायालय का स्थान अब संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत स्थापित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने ले लिया है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि स्टेटस ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस चार्टर का ही एक अंग है। चार्टर के हस्ताक्षरकर्ता राज्य स्वतः ही अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के भी हस्ताक्षरकर्ता राज्य हैं। यूएनओ के चार्टर के अनुच्छेद 34 के सब क्लॉज 1 में कहा गया है कि इस न्यायालय की सदस्यता केवल राज्य प्राप्त कर सकते हैं, व्यक्ति नहीं, क्योंकि व्यक्तियों के पास अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व नहीं है। अर्थात इंटरनेशनल पर्सनालिटी होने के लिए सिर्फ राज्य ही शर्तें पूरी करते हैं, ना कि राज्यों में रहने वाले व्यक्ति, वो इंटरनेशनल पर्सनालिटी नहीं है। न्यायालय यूएनओ के उन सभी सदस्यों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने संविधि पर हस्ताक्षर किए हैं। न्यायालय का क्षेत्राधिकार उन सभी प्रश्नों पर है जिन्हें विवादग्रस्त पक्ष न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हैं, जैसे चार्टर की व्याख्या करना, यूएनओ द्वारा निर्मित संधियों व अभिसमयों की व्याख्या करना, है ना, सदस्य राज्यों के और संयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न संकायों के अधिकारों व कर्तव्यों की व्याख्या करना न्यायालय का कर्तव्य है। तो इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय विवादों के समाधान के अलावा अंतर्राष्ट्रीय कानून के कोडिफिकेशन का कार्य भी करता है, जैसा कि हम पिछली जो चैप्टर्स थे उसमें हम इसका अध्ययन कर चुके हैं। धन्यवाद।